तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एक नया टॉपिक पे जो है सेल, जो कि क्लास 9 और 8 के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो ये होने वाला है, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये क्लास 8 और 9 के स्टूडेंट्स से ही रिलेटेड है। सेल, जिसका हिंदी में कहते हैं हम लोग कोशिका, ठीक है। तो कोशिका सबसे पहले जब पढ़ते हैं हम लोग तो हमारे दिमाग में एक सवाल आता है कि सेल होता क्या है, कोशिका होता क्या है आखिर में। तो इसके लिए सबसे पहले एक डिफिनेशन आता है कि सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बॉडी, है ना। मतलब कि जो कोशिका होता है वो रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होता है किसी भी जीवित प्राणी के शरीर का, ठीक ना। मतलब कि जो कोई भी जीवित प्राणी है उसका सबसे छोटा यूनिट जो होता है उसे सेल कहा जाता है, जिससे मिल करके, जिसके आपस में मिलने से, मतलब कि सेल के आपस में मिलने से ही जीवन का, ये जीवित प्राणी का एक शरीर का निर्माण होता है, ठीक ना। तो ये जो सेल होता है वो एक छोटा यूनिट होता है जिसके मिलने से ही पूरा शरीर का निर्माण होता है। तो इस बात को समझने के लिए हम चलते हैं चैप्टर नंबर 1 पे। क्लास 9 का जो चैप्टर नंबर 1 है, पार्ट 1, जिसमें क्या है, पदार्थ के बारे में बताया गया है। तो उसमें हम एक चीज़ पढ़े थे, पदार्थ का जो टॉपिक है उसमें हम एक चीज़ पढ़े थे कि जो पदार्थ होता है वो छोटा छोटा मॉलिक्यूल का बना होता है। क्या का बना होता है? छोटा छोटा पार्टिकल का, एक ही जैसे छोटे छोटे पार्टिकल्स के आपस में मिलने से ही पदार्थ का संपूर्ण बॉडी का निर्माण होता है। जैसे अगर हम ले ले वो लोहा के रड, जो लोहा का रड लंबा सा ले लिए तो का चीज़ का बना हुआ है? तो लोहा के छोटे पार्टिकल के, है ना, आयरन के छोटे पार्टिकल का बना हुआ है। वो पार्टिकल क्या कहा जाता है वहाँ पे? एटम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एटम या मॉलिक्यूल नाम दिया गया है उसको, एटम या मॉलिक्यूल नाम दिया गया है, जो कि आयरन रॉड का सबसे छोटा पार्टिकल है। उन्हीं पार्टिकल्स के मिलने से ये जो आयरन का लंबा सा रोड है वही उसी के मिलने से बना। किससे? इन एटम और मॉलिक्यूल, किसके? आयरन के। तो जस्ट उसी प्रकार हमारा जो भी जीवन का या जीवित प्राणी का जो शरीर है वो भी क्या चीज़ का बना हुआ है? छोटे छोटे पार्टिकल्स के बने हुए हैं, और उसी छोटे पार्टिकल्स को यहाँ पे सेल कहा जाता है, ठीक ना। जिस छोटे पार्टिकल से हमारे शरीर का निर्माण हुआ है उसी छोटे पार्टिकल्स को क्या कहा गया है? सेल नाम दिया गया है। जैसे वहाँ पे आयरन के रड में छोटे पार्टिकल्स का नाम क्या दिया गया? एटम और मॉलिक्यूल। उसी तरह हमारे शरीर का जो छोटा पार्टिकल है जिससे मिल के हमारा शरीर वह बना है उसका नाम क्या दिया गया है? सेल दिया गया है। हिंदी में कोशिका कहते हैं। तो इसके जो डिफिनेशन हमने यहाँ पे लिखा है कि सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बॉडी, या हिंदी में बोलते हैं स्ट्रक्चरल को रचनात्मक और फंक्शनल को क्रियात्मक कार्यात्मक यूनिट है। तो ये जो डिफिनेशन में जो दो शब्द आ रहा है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल, ये होता क्या है? अगर इन दोनों को हम लोग समझ जाएंगे तो ये जो डिफिनेशन यहाँ लिखा है उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। सेल टॉपिक स्टार्ट हुआ तुरंत एगो डिफिनेशन याद कर लिए, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग बॉडी। नहीं, बात को सिर्फ याद नहीं करना, बात को एक एक शब्द को समझना है। इस डिफिनेशन में क्या क्या शब्द यूज हो रहा है उस शब्द को समझ जाएंगे तो हमको डिफिनेशन याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। इस वीडियो में हम आपको यही समझाने का प्रयास करेंगे। बन रही है हमारे साथ वीडियो में, एक एक पॉइंट को समझाते हुए आपको पढ़ाएंगे बिल्कुल ईजी वे में। बस आप हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। तो यहाँ पे जो सेल जो है वो स्ट्रक्चरल यूनिट है। क्या है? स्ट्रक्चरल यूनिट। मतलब क्या होता है? तो यूनिट का मतलब वह पॉइंट या वह बिंदु जहाँ से कोई भी कार्य शुरू होता है उस बिंदु को यूनिट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूनिट कहा जाता है, ठीक ना, या इकाई कहा जाता है। तो स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होता है? तो हमारा जो शरीर का स्ट्रक्चर है वो कहाँ से बना हुआ है? सेल से। सेल के आपस में मिलने से ही हमारे शरीर का क्या हुआ है? स्ट्रक्चर बना हुआ है। सेल जब एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर में या एक खास आकार में जब अरेंज होता है तब हमारे शरीर जा कर के क्या होता है? निर्माण होता है। जैसे जो मूर्ति बनाता है ना माटी से,
तो कहा वो माटी को ऐसे रख देता तो मूर्ति बन जाता है? नहीं, मूर्ति बना का है माटी का, लेकिन ऐसे ही माटी रख दिया बन जाएगा मूर्ति? नहीं, मूर्ति बनाने के लिए वो मूर्तिकार को माटी को क्या करना पड़ेगा, एक स्पेशल डिजाइन में, एक स्पेशल आकार में उस माटी को अरेंज करना पड़ेगा, है ना। एक स्पेसिफिक डिजाइन में उसको अरेंज करना पड़ेगा, सजाना पड़ेगा, तब जाके वो मूर्ति बनता है। तो उसी प्रकार जो सेल होते हैं आपस में एक समूह बनाते हैं और एक स्पेसिफिक डिजाइन में अरेंज होते हैं, जिससे सेल का एक एक और ये बॉडी का एक एक ऑर्गन का स्ट्रक्चर बनता है। तो जो ऑर्गन हमारा है शरीर का, जो शरीर का पूरा स्ट्रक्चर है वो किस पे आधारित है, तो सेल पे ही आधारित है। उन सेल के एक स्पेसिफिक डिजाइन में अरेंज होने पे ही क्या हुआ है, ये बॉडी का स्ट्रक्चर बना है। तो स्ट्रक्चर यूनिट कहाँ है, सेल है। स्ट्रक्चर बनना शुरू कहाँ से हुआ है, तो सेल से हुआ है। तो उसको हम क्या बोल दिए, स्ट्रक्चरल यूनिट कह दिए। अब दूसरा बात है फंक्शनल यूनिट क्यों कहा गया। तो देखिए, जीवित प्राणी के अंदर बहुत सारे जीवन को बनाए रखने के लिए कार्य होते हैं, जैसे डाइजेशन हो गया, रेस्पायरेशन हो गया, एनर्जी फॉर्मेशन हो गया, राइबोसोम को बनाना हो गया, डीएनए का बनना हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, ब्रीदिंग हो गया। इस सब कार्य जीवन के लिए आवश्यक है, जिसे जीवन के मूलभूत कार्य भी कहा जाता है। तो ये जो कार्य, सभी कार्य वो होता कहाँ है एक्चुअल में, सेल के अंदर होता है। कहाँ होता है, 12th क्लास में आप जाइएगा तो वहाँ पे पढ़ाया जाएगा कि सेल के अंदर ही ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, एनर्जी बनाता है, एटीपी का फॉर्मेशन करता है। ये कहाँ होता है, सेल के अंदर होता है। ठीक है, डाइजेशन कहाँ होता है, सेल के अंदर होता है, और एक्सक्रीशन सेल ही करता है। ठीक है, तो पूरे कार्य जो है हमारा जीवन का जो मूलभूत कार्य वो कहाँ हो रहा है, सेल के अंदर हो रहा है। तो ये फंक्शनल यूनिट भी हो गया। यूनिट का मतलब जहाँ से कार्य शुरू हो रहा है, तो जो भी जीवन के मूलभूत कार्य वो कहाँ से शुरू हो रहा है, सेल से हो रहा है। तो ये फंक्शनल यूनिट भी कहा गया सेल को। क्यों, क्योंकि स्ट्रक्चर किस पे आधारित है, सेल पे ही, और जीवन के जितने भी फंक्शन है वो भी किस पे आधारित है, सेल पे। इसीलिए इसका नाम दिया गया स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। किसको कहा गया, सेल को। ठीक है, अब बात आता है हमारा साइंटिफिक नेम ऑफ सेल। सेल का साइंटिफिक नेम क्या होता है। तो देखिए, इसके प्रति भी बहुत सारे टीचर अफवाह फैलाते हैं कि जो सेल का जो साइंटिफिक नेम होता है वो साइटो होता है। नहीं, ऐसा बात नहीं है। जैसे हमारे पटना के खान सर हैं, वो भी बताए थे कि सेल का जो साइंटिफिक नेम होता है वो साइटो होता है और सेल अंग्रेजी नाम होता है। नहीं, सेल का ये साइंटिफिक नेम होता है सेलुला या सेला। देखिए, किसी भी पदार्थ का अगर साइंटिफिक नेम दिया जाता है ना, तो उसका नाम कहाँ से आता है, तो लैटिन भाषा से आता है। कहाँ से, लैटिन भाषा से। और साइटो नाम का कोई शब्द लैटिन भाषा में है नहीं। और वो जो लैटिन भाषा से नाम आता है वो क्या है, सेलुला है। क्या है, सेलुला या सेला है। सेलुला और सेला का मतलब होता है स्मॉल रूम। तो जब पहली बार रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज किया था ना, सूखा हुआ कॉर्क से, तो उसने क्या देखा था, जब मैग्नीफाइंग ग्लास देखा तो उसने क्या देखा कि जो कॉर्क है उसके अंदर छोटे छोटे कमरे के आकार का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। ठीक ना, तो उसमें उसको लैटिन भाषा में उसे एक शब्द मिला सेलुला, जिसका मतलब भी होता है छोटा कमरा। तो वहीं से उसने सेलुला से ही क्या बना दिया, सेल बना दिया। वो जो छोटा छोटा स्ट्रक्चर उसको दिखाई दिया ना कॉर्क के अंदर, उसे क्या दे दिया नाम, सेल, जो कि कहाँ से आया है, सेलुला से, जिसका मतलब होता है स्मॉल रूम, छोटा कमरा। ठीक है, तो जो साइंटिफिक नेम होता है वो सेल का क्या होता है, सेलुला या सेल होता है, साइटो नहीं होता। साइटो का मतलब जो सेल से संबंधित चीज़ों को साइटो कहा जाता है। जैसे सेल से संबंधित पढ़ाई को क्या कहते हैं, साइटोलॉजी। सेल में जो प्लाज्मा पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्मा। तो ये वो रिलेटेड शब्द होता है। ठीक है, लेकिन साइंटिफिक नेम क्या होता है, सेलुला या सेला ही होता है, जिसका मतलब होता है छोटा रूम। ये बात किसने बताई थी, रॉबर्ट हुक ने बताया था। अब बात की जाए सेल की खोज की, सेल की खोज की बात की जाए तो सेल का खोज सबसे पहले किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक ने किया था। खोज के मतलब सेल के बारे में बताया किसने पहली बार, तो रॉबर्ट हुक नाम के कोई साइंटिस्ट था पगला, जिसने बता दिया। अब उसको पढ़ना पड़ रहा है हम लोगों को, है ना। नहीं पता तो चैन से थे हम लोग, नहीं पढ़ना पड़ता तो, लेकिन पागल थे, दारू पी के
खोज कर दिया किसका, मृत कोशिका का। तो अब पढ़ना पड़ रहा है हमको, बच्चे परेशान है। ये अंग्रेज था, कौन था, अंग्रेज। साला बहुत ही पढ़ा लिखा लोग होता है। ये सब इसने क्या कर दिया, सबसे पहले कोशिका के बारे में बताया। उसने क्या किया कि एक पेड़ का सूखा हुआ छाल लिया, जिसको बोलते हैं कॉर्क। कॉर्क क्या होता है, पेड़ का सूखा छाल को कॉर्क कहा जाता है। उसको स्लाइस काटा एक पतला सा, और उसको मैग्नीफाइंग ग्लास से देखा। मैग्नीफाइंग ग्लास मतलब वो ग्लास होता है ना मोटा सा कांच वाला, जिसको देखने से सब कुछ बड़ बड़ दिखाई देता है, उसको क्या बोलते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास। बचपन में किए होगा, किताब के टुकड़े ऐसे करके देखे होगे, ठीक ना। जो क्या होता है, ये अक्षर सब दिखाई देता है बड़ा बड़ा, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मैग्नीफाइंग ग्लास कहा जाता है। तो मैग्नीफाइंग ग्लास की सहायता से उसने कॉर्क के अंदर देखा, तो उसको मधुमक्खी के छत्ते के आकार का छोटा छोटा कमरा दिखाई दिया, जिसको नाम दे दिया उसने सेल। तो वो जो कॉर्क था वो डेड था, इसलिए वो सेल कैसा था, डेड। तो डेड सेल के बारे में पहली बार बताया कौन, बट हुक ने, जो एक अंग्रेज साइंटिस्ट था। दूसरा हमारा होता है लिविंग सेल का खोज। किसका, लिविंग सेल का खोज किसने किया, तो लिविंग सेल मतलब जीवित कोशिका। तो इसका खोज एक दूसरे साइंटिस्ट जो डच के रहने वाले थे, जिनका नाम था एंटोन ऑन लीवेनहॉक। इन्होंने जीवित कोशिका का खोज कर दिया सूक्ष्मदर्शी के द्वारा। इन्होंने उसमें एल्गी, फंजाई, बैक्टीरिया के लिया था खोज करने के लिए, उनको सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा और बताया जीवित कोशिका के बारे में। अब बात करते हैं कि जो कोशिका का साइज होता है वो क्या होता है। साइज मतलब कितना बड़ा कितना छोटा होता है। तो कोशिका सबसे छोटा 0.1 माइक्रोमीटर से लेकर के 1 मीटर तक का साइज होता है किसका, कोशिका का। तो इसमें सबसे छोटा जो कोशिका होता है हमारे पृथ्वी पे या हमारे यूनिवर्स में, सबसे छोटा कोशिका कौन है, माइकोप्लाज्मा। कौन है, माइकोप्लाज्मा, जिसका आकार कितना, जिसका साइज कितना है, 0.1 माइक्रोमीटर, बहुत ही छोटा, जो उसको अपने नंगे आँखों से देखना मुश्किल है, ठीक है। और सबसे बड़ा कोशिका क्या होता है, तो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। ऐसे मुर्गी का भी अंडा होता है जो एक सिंगल कोशिका होता है, जिसको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा होता है शुतुरमुर्ग का अंडा, जो कितना चौड़ा लंबा होता है, 17 मीटर चौड़ा होता है और 13 मीटर लंबा होता है। क्या है, शुतुरमुर्ग वाला अंडावा, ठीक ना। जो सबसे बड़ा कोशिका होता है पृथ्वी पे पाए जाने वाला सबसे बड़ा कोशिका कौन है, तो शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है वो होता है 13 सेंटीमीटर चौड़ा होता है और 17 सेंटीमीटर, गलत लिख दिए हम यहाँ पे लग रहा है, 17 सेंटीमीटर लंबा होता है और 13 सेंटीमीटर चौड़ा होता है, ठीक ना। अगला हमारा सबसे लंबा, ये तो सबसे बड़ा था, लेकिन सबसे लंबा कोशिका कौन होता है, तो मानव के अंदर पाए जाने वाली तंत्रिका कोशिकाएं सबसे लंबी कोशिका होती है, जो कब से लगभग 1 मीटर लंबा हो सकता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग शेप की बात करते हैं। तो कोशिका का जो शेप है वो कैसा होता है, आकार कैसा होता है कोशिका का, तो कोशिका का आकार गोलाकार हो सकता है, चौकोर हो सकता है, बहुभुजाकार हो सकता है, अंडाकार हो सकता है, अनियमित हो सकता है या बेलनाकार हो सकता है। ये जो कोशिका का शेप है ना, इस शेप डिपेंड करता है कोशिका के कार्य पर, ठीक ना। कभी सवाल आता है कि कोशिका का जो शेप होता है वो क्या कोशिका जीव के शरीर के आकार के ऊपर निर्भर करता है, नहीं। कोशिका का आकार जीव के शरीर के आकार के ऊपर निर्भर नहीं करता, बल्कि कोशिका का आकार किस पे डिपेंड करता है, कोशिका के कार्य पे। वो जीवित शरीर के अंदर कौन सा कार्य कर रहा है वो कोशिका, उस पे निर्भर करता है कोशिका का आकार। जैसे ये रक्त कोशिका है, कैसा होता है, गोलाकार। ये मांसपेशीय कोशिका है जो कैसा होता है, बेलनकार। ये तंत्रिका कोशिका है जो एक वायर की तरह होता है, ठीक है ना। तो ये कार्य के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे रक्त कोशिका का काम क्या होता है, रक्त कोशिका आरबीसी, इसका काम क्या होता है, ऑक्सीजन और CO2 को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये जो गोलाकार होने के कारण इसका सरफेस एरिया क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जैसे क्षेत्रफल है वो क्या हो जाता है, थोड़ा बढ़ जाता है गोलाकार होने के कारण, जिससे ये CO2 और O2 को आसानी से पकड़ कर ट्रांसपोर्ट अपने ऊपर बैठा लेगा और वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देगा। ये गाड़ी के काम करता है ना, आरबीसी और आरबीसी किसका, O2 और CO2 का,
गाड़ी का काम करता है, तो गाड़ी पे जगह ज़्यादा रहेगा तब है ना ज़्यादा मात्रा में बैठेगा ऑक्सीजन और CO2। तो इसका आकार गोलाकार इसलिए होता है ताकि इसका क्षेत्रफल ज़्यादा बढ़ जाए और ज़्यादा मात्रा में CO2 और O2 को लेकर के ले जाकर एक जगह से दूसरा जगह पहुंचाए। और ये है मांसपेशीय कोशिका, इसका आकार होता है बेलनाकार। तो जितने भी आकार होते हैं उनमें से सबसे ज़्यादा जो आकार हमारा बेलनाकार का जो आकार है उसमें सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होने की क्षमता होती है। सभी आकारों में से बेलनाकार का जो आकार होता है उसमें रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन मतलब शिथिलन और कॉन्ट्रैक्शन माने खिंचाना, तो खिंचाए और स्थिर होए की क्षमता सबसे ज़्यादा किस में होता है? बेलनाकार वाले आकार में। और ये आकार कहाँ पाया जाता है? मांसपेशीय कोशिका में। और मांसपेशीय कोशिका का काम क्या है? मूव करना। अब मूव कैसे करता है? जब मांस खिंचाता है फिर सिकुड़ता है, खिंचाता है सिकुड़ता है, तो हमारा शरीर क्या करता है? मूव करता है। हमारा मांस ही तो हमको मूव करने में हेल्प करता है। तो मूव करेगा कैसे? जब वो सिकुड़ेगा, फैलेगा, फैलेगा फिर सिकुड़ेगा, फैलेगा सिकुड़ेगा, तब क्या होगा? हमारे बॉडी में मूवमेंट होगा। तो बेलनाकार का आकार जो होता है उसमें सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की क्षमता होती है, इसीलिए मांसपेशीय कोशिका का आकार कैसा होता है? बेलनाकार। उसके बाद जैसे तंत्रिका कोशिका, ये तार का जैसा होता है। इसका काम होता है हमारे शरीर में मैसेज पहुँचाना, ठीक है ना। जैसे पैर में चूटी काट दिया तो धन से मैसेज पहुँच जाता है दिमाग के पास। क्या पहुंचाता है भाई? तो ये तंत्रिका कोशिका। और ये मैसेज एक इलेक्ट्रिसिटी के रूप में पहुंचता है। किसके रूप में? इलेक्ट्रिसिटी के रूप में यहाँ से दिमाग तक पहुंचता है। तो ये तार के आकार। और इलेक्ट्रिसिटी किसके द्वारा पास होता है? तार के जैसा, पतला सा तार, जो इलेक्ट्रिसिटी धाए से वहाँ से यहाँ पहुँच जाता है। तो ये तार के आकार का इसीलिए होता है ताकि मैसेज क्या हो सके? आसानी से पहुँच सके। जहाँ से चोट लगा या कोई दुख दर्द हुआ तुरंत उसका मैसेज कहाँ पहुँचे? दिमाग में। तो तार के शेप का तंत्रिका कोशिका होता है। ये था। फिर आगे हम लोग भी आगे पढ़ेंगे कि कोशिका की संख्या के आधार पे जीव को कितने भागों में बांटा गया उसको पढ़ेंगे। तो ये अगर आप लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट तो आप ले सकते हैं। अब है हमारा नंबर ऑफ सेल, मतलब कोशिका की संख्या। तो देखिए इसके आधार पर देखिए हमारे पृथ्वी पे दो तरह के जीव पाए जाते हैं कोशिका के संख्या के आधार पे, है ना। ये जो कोशिका का संख्या लिखे हैं इसका मतलब कि ये हुआ कि जो जीव होते हैं हमारे पृथ्वी पे वो दो तरह के होते हैं कोशिका के संख्या के आधार पे। एक होता है यूनिसेलुलर जीव और एक होता है मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर को एक कोशिकीय जीव कहा जाता है और मल्टी सेलुलर को बहुकोशिकीय जीव कहा जाता है, ठीक है। तो जो ये यूनिसेलुलर कोशिका होता है, ये जीव होता है या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, उसके अंदर एक ही वो कोशिका होता है। मतलब उसका जो पूरा शरीर है वो सिर्फ एक कोशिका बना होता है, एक कोशिका का बना होता है और उसका सारा काम एक ही कोशिका कर लेता है। और मल्टी सेलुलर जिसको बहुकोशिकीय जीव कहते हैं, इसका मतलब ये जो जीव होता है इसका जो शरीर है वो बहुत सारे कोशिकाओं के मिलने से बना होता है, ठीक है। मतलब कि इसमें बहुत सारी कोशिकाएं मौजूद होती हैं तब जाके इसका एक और शरीर बनता है। और इसमें सारे कार्य को करने के लिए, अलग अलग कार्यों को करने के लिए अलग अलग कोशिका का ग्रुप होता है, ठीक है। किसमें? बहुकोशिकीय में। इसका एग्जाम्पल हम लोग सबसे एग्जाम देते हैं अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, यूग्लेना, ये सब क्या है? एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। मतलब ये एक ही कोशिका होता है और सारे काम इसका एक ही कोशिका में हो जाता है। और मल्टी सेलुलर की एग्जाम्पल खुद हम लोग हैं, हम लोग का है खुद एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। हमारा शरीर बहुत सारे कोशिकाओं का समूह है ना, जिससे हमारा शरीर बना हुआ है और हमारे शरीर के जो भी कार्य होते हैं वो अलग अलग कोशिकाएं करती हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि जो ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म और एक सेल, इस दोनों में अंतर क्या होता है? एक सेल और एक सेल और यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, मतलब कि एक कोशिका एवं एक कोशिकीय जीव में क्या अंतर होता है? एक कोशिकीय जीव में अंतर क्या होता है? ये एक कोशिका है और ये भी एक कोशिका है, लेकिन ये इससे अलग है, ये इससे अलग है। ये अलग चीज़ है और ये अलग चीज़ है। ये मात्र एक कोशिका है और ये एक जीव भी है कोशिका के साथ साथ। जीव किसको कहते हैं?
तो जीव उसे कहते हैं, उस पदार्थ को जीव कहते हैं जिसके अंदर जीवन के सारे मूलभूत कार्य होते हों, उसे हम क्या कहते हैं, जीव कहते हैं। और जिसके अंदर सारे मूलभूत कार्य ना होते हों जीवन के, उसे हम जीव नहीं कह सकते। ठीक है, तो जीव होने के लिए उसके अंदर जीवन के सारे काम होने चाहिए। जैसे क्या क्या काम होना चाहिए, तो रेस्पायरेशन होना चाहिए, डाइजेशन होना चाहिए, और क्या बोलते हैं उसको, प्रोटीन सिंथेसिस होना चाहिए, प्रोटीन बनना चाहिए उसके अंदर, एनर्जी का निर्माण होना चाहिए, या फिर कह सकते हैं हमारा रिप्रोडक्शन होना चाहिए उसके अंदर। ये सब क्या है, जीवन के मूलभूत काम हैं, और ये सारे कार्य जिसके अंदर होता है वही जीव कहलाता है। तो एक कोशिका और एक कोशिकीय जीव में यही अंतर है कि जो एक कोशिकीय जीव होते हैं वो भी एक सिंगल कोशिका होते हैं, लेकिन इसके अंदर जीवन के सारे काम होते हैं। इसके अंदर डाइजेशन भी होता है, जैसे अमीबा है, ठीक है ना, अमीबा एक कोशिका है, और एक ब्लड सेल है, कौन है, ब्लड सेल, रक्त कोशिका, रक्त कोशिका, ये भी एक सेल है और ये भी एक सेल है। एक कोशिका ये भी है और एक ये भी क्या है, एक कोशिका, लेकिन दोनों में क्या है, अंतर है, ये जीव है, ये जीव नहीं है, क्योंकि कि इसके अंदर सारे जीवन के मूलभूत कार्य हो रहे हैं, इसके अंदर जीवन के मूलभूत सारे कार्य नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, जैसे अमीबा भोजन भी करता है, उसको डाइजेशन भी करता है, उसको पचाता भी है, और उस भोजन को निकालता भी अकेले, है ना। ये अकेले क्या कर लेता है, भोजन को खाता भी है, उसको पचाता भी है, उसको बाहर निकालता भी है ना, और सांस लेता भी है, उससे एनर्जी का निर्माण भी करता है, और फिर उसको सांस छोड़ता भी है, सारा काम ये रिप्रोडक्शन भी अकेले कर लेता है। लेकिन इधर जो एक कोशिका होता है उसके अंदर सारे काम नहीं हो पाते हैं। ये रेस्पिरेशन करेगा तो डाइजेशन नहीं करेगा, है ना, इसको एनर्जी के लिए किसी और पर डिपेंड रहना पड़ेगा, या ये रिप्रोडक्शन नहीं करेगा। तो ये से जिसके अंदर ये मूलभूत कार्य नहीं हो पाते उन कोशिका को सिर्फ कोशिका कहा जाता है। और वैसे स्पेशल कोशिका जिसके अंदर जीवन के सारे मूलभूत काम हो जा रहे हैं उसे एक जीव का दर्जा दिया जाता है। तो अमीबा एक सेल है, एक ही सेल है, लेकिन इसके अंदर सारे काम हो जा रहे हैं, डाइजेशन भी, रेस्पिरेशन भी, रिप्रोडक्शन भी, सब कुछ हो रहा है, तो ये एक जीव कहला रहा है। और ये जो रक्त कोशिका है ये एक जीव नहीं है, सिर्फ क्या है, एक कोशिका है, क्योंकि इसके अंदर जीवन के सारे काम नहीं हो रहे। ठीक, अब है हमारा कि कोशिका किस चीज़ का बना होता है। एक जो कोशिका होता है जीव का वो किस चीज़ का बना हुआ होता है। तो इसको जानने से पहले एक बात हमको जानना होगा कि किसी भी कोशिका को एक संपूर्ण कोशिका होने के लिए उसके अंदर 3 कंपोनेंट होने चाहिए, 3 चीज़ होना ही चाहिए, ठीक ना। एगो कोशिका को पूरा रूप से पूरी एगो कोशिका होने के लिए, कहलाने के लिए उसके अंदर 3 गो चीज़ होना चाहिए। पहला हमारा क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होना चाहिए उसके अंदर, ठीक ना, सेल मेम्ब्रेन होना चाहिए। और दूसरा साइटोप्लाज्म होना चाहिए। तीसरा क्या होना चाहिए, न्यूक्लियस होना चाहिए, है ना। ये 3 चीज़ अगर उसके अंदर है तभी कोशिका को हम संपूर्ण रूप से कोशिका कहेंगे। इसको बोलते हैं हम लोग कोशिका झिल्ली, या कोशिका झिल्ली कहा जाता है इसको, कोशिका झिल्ली। और इसको क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव, और इसको बोलते हैं हम लोग केंद्रक। तो ये 3 चीज़ किसी भी कोशिका को पूर्ण रूप से कोशिका होने के लिए चाहिए ही चाहिए, है ना। कोई भी कोशिका को पूरा तरीका से कोशिका कहलाने के लिए 3 चीज़ होना चाहिए, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव और कोशिका केंद्र, ये केंद्रक। अगर इन तीनों में से कोई एक चीज़ नहीं है कोशिका में तो पूर्ण रूप से या पूरी कोशिका कहलाने का हकदार उसको नहीं है। ये 3 गो फार्म उसके अंदर ज़रूर भराना चाहिए। अगर ये तीनों फार्म वो नहीं भर रहा है इसका मतलब वो कोशिका कहलाने के योग्य नहीं है। जैसे एग्जाम्पल में होता है हमारा वायरस, ये वायरस कोशिका नहीं है, इसे कोशिका के कैटेगरी में नहीं रखा जाता, एक संपूर्ण कोशिका के कैटेगरी में नहीं रखा जाता है। इसको ट्रू कोशिका, एक ट्रू सेल नहीं कहते हैं, इसको फॉल्स सेल होता है ये। क्यों? क्योंकि इसके अंदर साइटोप्लाज्म नहीं होता है, कोशिका द्रव नहीं पाया जाता, किसमें,
वायरस में, इसलिए वायरस को कोशिका के कैटेगरी में, कोशिका के ग्रुप में, कोशिका के समूह में नहीं रखल जाता है। काहे? क्योंकि एडवांस है पगला, इसके पास साइटोप्लाज्म है ही नहीं है, ये अपने अंदर साइटोप्लाज्म नहीं रखा है, ये एकदम अनोखा चीज़ है ना। ये कोशिका से हट के है, हम सबसे हट के रहेंगे। तो इस तरह से ये हमारा पार्ट 1 समाप्त हुआ। अगला बाकी हम अगला टॉपिक अगले पार्ट्स में पढ़ेंगे, और भी बहुत सारे टॉपिक है सेल के अंदर। इसमें सेल में क्या क्या चीज़ होता है उसके बारे में हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। तब तक आप इंतज़ार करिए, हम जल्द ही नया वीडियो लेकर के आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर ज़रूर करिए, लाइक करिए, और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है।